नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक और नए चैप्टर पर अपन चर्चा करते हैं। यहाँ पे जो अपना चैप्टर रहेगा वो वैद्युतिक रासायनिक सेल बैटरी जो चैप्टर है, इससे प्रत्येक एग्जाम में लगभग 3 से 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसको पूरा एनालिसिस करते हैं तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले पढ़ते हैं अपन विद्युत सेल कि विद्युत सेल होता क्या है। तो अपन सीधा सा कहते हैं कि वह विद्युत युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित करती है, तो वो लोग क्या कहलाएगा। सीधा सा समझना कि अपने पास में जैसे सेल होता है ये, तो इस सेल के अंदर क्या है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? और रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल दे? विद्युत ऊर्जा। भाई अपन जैसे कोई लैंप है, लैंप को जोड़ना है तो अपन ऐसे ही तो लगाएंगे, तो इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है तो ये निकालेगा और कहाँ भेजेगा? लैंप के पास। तो लैंप के पास भेजेगा तो वो विद्युत ही तो भेजेगा। तो वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल दे, क्या कहलाएगी? सेल। क्या होता है? सेल। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा कि ये जो सिंबल है, यहाँ पे जो आपका सिंबल है, कौन सा सिंबल? ये। इसमें एक तो बड़ा होगा और एक क्या होगा? छोटा होगा। तो ये किसका सिंबल होगा? लेकिन ध्यान रखना, अगर दोनों सिंबल बराबर के होते हैं तो ये कैपेसिटर होगा। छोटे बड़े हैं तो क्या होगा? सेल। अगर बराबर है तो अब जो बड़ा वाला होता है वो हमेशा प्लस का होता है, यानी फेज के लिए। छोटा वाला होता है वो, तो अपन कहते हैं कि सेल और बैटरी दो होते हैं। तो भैया ये तो है सेल, और बैटरी किसे कहते हैं? तो अपन कहते हैं दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो वो जो समूह होता है उसको कहते हैं बैटरी। मतलब एक सेल, फिर अपन कहते हैं दूसरा सेल, फिर अपन कहते हैं जैसे तीसरा सेल, जोड़ दिया अनेक सेलों को, और ये जो बना ये क्या है? बैटरी। तो आपसे पूछ ले कि ये सिंबल किसका है? ये बैटरी का है, जबकि ये सिंबल किसका है? सेल का होता है। तो अपन ने प्रतीक चिन्ह से पहचान लिया कि ये सेल है। बैटरी दो या दो से अधिक सेलों का समूह, बोलो क्या कहलाती है? बैटरी कहलाती है। तो ये सिंबल अपन ने बना दिया। वेरी मोस्ट क्या है यहाँ पे कि सेल और जो बैटरी है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो हमारे वैज्ञानिक है फैराडे, माइकल फैराडे। तो उस फैराडे ने यहाँ पे वैद्युतिक अपघटन एक सिद्धांत दिया था भाई। तो फैराडे ने चुंबक के अंदर भी सिद्धांत दिया था और यहाँ वैद्युतिक अपघटन में भी सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे भी दो नियम होते हैं और चुंबक वाले में भी दो नियम होते हैं। अब यहाँ पे अपन पढ़ते हैं कि रासायनिक प्रभाव क्या होता है। तो ये देखिएगा, रासायनिक प्रभाव क्या है, यानी केमिकल इफेक्ट। जब किसी अम्लीय व अकार्बनिक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका अपने अवयवों में विभक्त हो जाना ही क्या कहलाता है? मतलब ये है कि कोई भी बैटरी है, उसके अंदर केमिकल भरा हुआ है, लिक्विड पदार्थ है जैसे, और उसमें आपने क्या डाल दी? विद्युत डालते ही उसके जो अंदर अवयव है वो अलग अलग बट जाते हैं। तो वो अलग अलग जो बटने की क्रिया है वो क्या कहलाएगी? रासायनिक प्रभाव कहलाता है। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को अपन कह देते हैं वैद्युतिक विश्लेष्य। क्या कहेंगे? जो तरल पदार्थ आपने डाला है ना बैटरी में, वो तरल पदार्थ ही क्या कहलाएगा? अब इसमें विद्युत धारा दो तो रासायनिक क्रियाएं होगी कि नहीं होगी? होगी। या तो ये पतला हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, हल्का सा, कलर भी चेंज हो सकता है। तो अगर विद्युत धारा देने पर इसकी संरचना या गुणों में परिवर्तन होता है तो वह पदार्थ आपका क्या कहलाएगा? तो यहाँ पढ़ा कि ऐसा विलयन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी संरचना या गुण में परिवर्तन होता है तो वह इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। यह तेजाब को क्या कहेंगे? गंधक। क्या कहेंगे? वह आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर का मिश्रण कौन? इलेक्ट्रोलाइट। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है, एक तो तेजाब ले लीजिए आप, और एक क्या ले लीजिए?
आसुत जल ले लीजिए और दोनों को मिला दो। दोनों को मिला करके किसका निर्माण करेंगे? तो तेजाब तो क्या होगी और आसुत जल क्या होगा? 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट लाइन ये आती है कि दोनों को मिला तो रहे हो, लेकिन किसको किस में मिलाया जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, जो हमारा तेजाब होता है ना, ये कम मात्रा में है, और ये कम मात्रा में है तो तेजाब को आसुत जल में बूंद बूंद के रूप में मिलाया जाता है, एक साथ नहीं डालते। इसको ऐसे याद रखो, सब नॉर्मल ग्रामीण क्षेत्र से हो, नॉर्मल सब समझते हो। एक होता है दूध, ठीक है। अब दूध से आपको दही बनाना है, तो पहले दूध को गर्म करेंगे, फिर थोड़ा सा ठंडा करेंगे उसको, बिल्कुल ठंडा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो उससे थोड़ा सा गुनगुना सा गर्म रहता है। फिर उसके अंदर डालते हैं जावण। ये जावण क्या होता है? तो छाछ होती है। छाछ को बूंद बूंद के रूप में अपन डालते हैं। कभी आपने देखा है क्या कि दूध को जावण के अंदर डालना? अब यहाँ पे थोड़ा सा देना कि किसको किस में दही बनाना है, किसको किस में डालना है। तो जावण को दूध में डालना है, तो यहाँ जावण कम मात्रा में या अधिक मात्रा में? कम मात्रा में। तो यहाँ कम मात्रा में कौन है? तेजाब। तो तेजाब तो हो गया जावण। और आंसू तो जल बहुत ज्यादा है, अपन कार्टून के कार्टून बोतल के लेके आते हैं बैटरियों में डालने के लिए, वो कौन है? आंसू जल। तो यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये पहले से डालते हैं, तो ये जो है तेजाब, ये तेजाब को किस में डालते हैं? एकदम से डालते हैं क्या धीरे धीरे? तो धीरे धीरे डालते हैं ताकि रासायनिक क्रिया आसानी से संपन्न हो सके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। अब इलेक्ट्रोलाइट में अशुद्धियां होती है। अशुद्धियों के रूप में क्या होता है? तो ये कार्बन, लोहा, सीसा आदि होते हैं। तो सीधा सा पूछेगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट जो पदार्थ है उसके अंदर अशुद्धियां पाई जाती है, तो अशुद्धियों के रूप में कौन सा पदार्थ है? कार्बन हो सकता है, लोहा हो सकता है, सीसा हो सकता है। यहां से ऊपर तक अभी इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका ताप गुणांक कैसा होगा? अपन कहेंगे सीधा ऋणात्मक होता है। ताप गुणांक कैसा होगा? ऋणात्मक होता है। अब मेरे दोस्तों ध्यान से देखो, सेल हो या चाहे बैटरी हो, तो नॉर्मल अपन कहते हैं कि जैसे बैटरी है, इसके अंदर तरल पदार्थ आपने भर दिया, तो ये तरल पदार्थ तो है इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? अब इससे बाहर आपको विद्युत लेनी है, तो भाई इसमें अपन धात्विक छड़ डालते हैं ये, और ये ढक्कन लगा के बंद कर दिया। तो अब यहाँ पे लोड लगाओगे तो भाई विद्युत यहाँ जाएगी, फिर अंदर जाएगी। तो यहाँ पे बाहर लेने के लिए या अंदर देने के लिए, ये जो धात्विक छड़ होती है ना, इन छड़ों को ही अपन क्या नाम देंगे? अब ये किसकी बनी होती है? तो अभी जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि अलग अलग सेलों में ये अलग अलग धातु की बनी होती है। लेकिन होती कितनी है? 2। जिस छड़ के द्वारा विद्युत अंदर से बाहर की ओर निकलती है, अंदर से बाहर की ओर अगर विद्युत निकलेगी वो तो कहलाएगी प्लस, यानी एनोड। और जिस छड़ से विद्युत बाहर से अंदर की ओर, वो कहलाती है, भाई देखो ये आपने लैंप लगाया, विद्युत जाएगी यूं और पूरा काम करने के बाद अंदर जाएगी और फिर अंदर यूं आती है। तो जिस छड़ के द्वारा अंदर जाती है वो तो कहलाएगी माइनस, यानी कि कैथोड। और जिसके द्वारा बाहर निकलती है वो कहलाती है एनोड कहलाती। आगे देखो, अच्छा यहाँ देख लो, वह धात्विक छड़ जिसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट से धारा का प्रवाह किया जाता है इलेक्ट्रोड कहलाता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? कौन? इलेक्ट्रोड। एक होता है एनोड, को क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? इस इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट से क्या होगी? बाहर होती है। यह कैथोड से क्या होगा? पतला होता है। प्लस वाला पतला होगा लेकिन लंबा होगा, पतला होगा लेकिन, और जो आपका कैथोड होता है ये मोटा होगा लेकिन छोटा होगा। कैथोड माइनस, ऋणात्मक। इस इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत धारा इलेक्ट्रोलाइट में प्रवेश करती, यानी अंदर जाएगी। यहाँ पे यह एनोड से क्या होता है? मोटा होता है। मोटा होगा तो छोटा होगा।
आयन यहाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक ये लाइन वेरी वेरी मोस्ट है भैया, ऊपर की यहाँ तक लाइनें वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रखना है ना। अब आता है आयन, ये ज़्यादा वो नहीं है, फिर भी जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसे बोलो क्या कहेंगे। और आयन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनायन, ध्यान रखना, धनायन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कैटायन। तो कैटायन क्या है? अब यहाँ पे अपना समझो, देखो ये 2 इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड किसके अंदर है? रासायनिक पदार्थ है, यानी इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ से समझना भाई ध्यान से, मैंने कहा कि ये प्लस है और ये माइनस है। इस इलेक्ट्रोलाइट में माइनस वाले यानी ऋणात्मक आयन भी है और धनात्मक आयन भी है। अब ये प्लस है तो भैया इसमें प्लस आवेश है, जैसे ऐसे समझो, और इसमें माइनस आवेश है। तो यहाँ पे ये प्लस है तो इसकी तरफ आकर्षित कौन होगा? माइनस। जैसे अपन बात करते हैं, एक लड़का है बॉय और एक क्या होती है? लड़की। तो लड़के की तरफ कौन आकर्षित होगी? गर्ल्स होगी, लड़की होगी। तो यहाँ पे इधर कौन आएगा? माइनस वाला। तो प्लस के पास में कौन आएगा? माइनस आएगा। तो यही देखना है। तो ये देखो ये प्लस है तो इसकी तरफ कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे? जिसमें ऋणात्मक गुण होते हैं। तो इधर नेगेटिव नेगेटिव आवेश आ जाएंगे इधर। तो वो तो क्या कहलाएंगे आपके? इनको तो क्या कहेंगे? देखो ध्यान से, यहाँ क्या है, यानी वे आयन जो इलेक्ट्रोलाइट में एनोड की ओर आते हैं। अरे ये खुद तो आपका प्लस है ना, इसके पास में कौन से आएंगे? भाई ये तो खुद प्लस आवेश लेके बैठा है, तो आएंगे माइनस वाले ऋणायन। तो यहाँ पे यानी ये लड़कियां हैं ऐसे समझो, तो लड़के की तरफ आएगी। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगी? ऋणायन। अब यहाँ ये क्या है? धनायन। तो अब धनायन क्या है? तो देखो ये है लड़की और लड़की है तो इधर कौन आएंगे? लड़के। तो ये जो लड़के हैं ये क्या कहलाएंगे? धनायन। तो देखो ध्यान से, वे आयन जो इलेक्ट्रोलाइट में कैथोड की ओर आते हैं। वापस समझो, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके अंदर दोनों ही मिक्स है, क्या नहीं मेड़ा है ये तो, है ना, और इसमें मिक्स है सब। अब इस लड़के की तरफ कौन आएगा? लड़कियां, यानी वो क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक। ये है नेगेटिव, इसकी तरफ कौन आएंगे? लड़के। तो वो कौन है? धनायन। बस इतना सा याद रखना है आपको। वे आयन जो इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये कौन है भाई? कैथोड। तो कैथोड की ओर आते हैं। तो कैथोड तो ऑलरेडी माइनस है ना, तो माइनस की तरफ आकर्षित कौन होगा? पॉजिटिव। भाई आकर्षण कब होगा? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे कैथोड की ओर क्या होगा? पॉजिटिव आकर्षित होगा। तो यहाँ पे आते हैं तो वो क्या कहलाएगा? अब आपसे पूछेगा धनायन होते कौन कौन से हैं, तो आप याद रखना, अमोनियम क्लोराइड NH4, है ना, अमोनियम, यहाँ पे जिंक हो गया, यहाँ पोटेशियम है, ये है ना, पोटेशियम है, और एक आपका कॉपर। तो ये तो है आपके कौन से? कैटायन यानी धनायन। इन पर कौन सा आवेश होगा? धनात्मक, जब भी तो ये नेगेटिव की तरफ जाएंगे। दूसरा है ऋणायन। ऋणायन है तो किधर भगेंगे? पॉजिटिव की ओर। तो पॉजिटिव छड़ कौन सी है? एनोड। तो एनोड की तरफ जो आयन जाते हैं, या अपन कहें मैं जैसे एनोड हूं और एनोड है तो मेरी तरफ जो भी आ रहे हैं वो कौन है? ऋणायन। वो कौन है? ऋणायन। वे आयन जो इलेक्ट्रोलाइट में एनोड की ओर खिंचे चले आते हैं वो क्या कहलाएंगे? ऋणायन यानी कि एनायन कहलाते। अब ये होते कौन कौन है? तो इस सल्फेट है, क्लोराइड है, या हाइड्रो ऑक्साइड होते हैं। और इन पर कौन सा आवेश पाया जाएगा? कौन सा आवेश? तो सीधा सा पूछा जाएगा कैथोड की ओर, कैथोड की ओर आने वाले आयन क्या कहलाएंगे? धनायन। और एनोड की ओर आने वाले आयन ऋणायन कहलाएंगे। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। याद हुआ? अरे याद हुआ कि नहीं हुआ? आयनीकरण क्या है? तो अपन कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में आयन के विभक्त होने की जो क्रिया है
आयन मिक्स में थे, पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव नेगेटिव विभक्त हो गए, तो ये जो क्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? आयनीकरण। अब आता है वोल्टा, ये होता है ये, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, इसके अंदर छड़ डाल दिया आपने, तो भाई ये चारों ओर से ये जो पात्र है ना, इस पात्र को ही अपन क्या कहते हैं? अरे वोल्ट मीटर नहीं है, यहां पर्सन वोल्टा मीटर क्या होता है? पर्सन ये है, और पहला ऑप्शन मिलेगा वोल्टेज मापने वाला यंत्र, और हम यही टोकेंगे, हम तो यही टोकेंगे। क्यों? क्योंकि ये वोल्टा मीटर ही याद आएगा और दिखेगा भी यही, लिखाक तो ये आएगा, लिखाक तो ये आएगा, लेकिन बार बार दिखेगा वोल्ट मीटर ही। और ऑप्शन का तकदीर का पहला ही दे दिया कि वोल्टेज को मापने वाला। तो ध्यान रखना कि वोल्टा मीटर सीधा है कि बैटरी के अंदर, सेल के अंदर जो रासायनिक क्रिया को एक जगह जिस पात्र में रखा जाता है, उसी पात्र को अपन क्या कहेंगे? तो ये कोई राशि वासी को मापता नहीं है, तो पात्र है बस। वह पात्र जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाएगा? और सीधा ठोक देना कि चीनी मिट्टी या कांच का बना होता है, क्योंकि चीनी मिट्टी या कांच में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कभी नहीं होती। कभी आचार वाचार ये अपन बनाते हैं तो चीनी के बर्तन होते हैं, तो इतने बड़े बड़े बर्तन होते हैं, किस किस के हैं? क्या कहते हैं उनको? बैणी, मेरे भी है। हाँ, तो वहाँ उनको बरनी कहते हैं। उसमें क्या होता है, देखो मेरे बात सुना, वहाँ पे आचार खराब नहीं होता, तो इसमें यही है कि रासायनिक अभिक्रिया आपस में नहीं होनी चाहिए। या लेब के अंदर जाते हैं तो कांच की बोतल मिलेगी, तो इसी वजह से होता है कि कांच के साथ में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। रासायनिक तुल्यांक क्या है? तो सीधा सा याद रखना है, हाइड्रोजन के एक परमाणु से मुक्त होने वाले पदार्थ का जो द्रव्यमान है वही क्या कहलाएगा? भाई अपन ये कहते हैं कि ये लो, ये बीच में केमिकल डाल दिया और एक डाल दिया इलेक्ट्रोड, तो यहाँ कहते हैं यहाँ ऊपर आपका क्या निकलेगा? हाइड्रोजन का एक अणु निकल गया, परमाणु निकल गया, यहाँ पे ये मुक्त होगा। अरे भाई ये पदार्थ है, तो पदार्थ का तो द्रव्यमान होता है। क्या बिना द्रव्यमान कोई पदार्थ बन जाता है क्या? बिना पदार्थ यानी बिना द्रव्यमान के कोई पदार्थ, उसमें द्रव्यमान तो उसी द्रव्यमान को अपन क्या कहते हैं? और प्रतीक क्या होगा? क्या होगा? मात्रक क्या होगा? क्या होता है? ग्राम लेते हैं। तो रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार बटा क्या कहेंगे? संयोजकता अपन कहते। एक होता है रासायनिक तुल्यांक, लेकिन ये कौन सा है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो ये भी सेम है, लेकिन ये विद्युत के द्वारा है। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में डीसी प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले पदार्थ का वही द्रव्यमान इसे कहेंगे। यानी द्रव्यमान जो मुक्त हो गया उसे ही अपन क्या कहेंगे? रासायनिक तुल्यांक तो है, लेकिन किसके द्वारा हुआ? इसलिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक। प्रतीक देखो वही है, ये भी वही था, लेकिन विद्युत के द्वारा क्या आया था? कूलाम यानी आवेश। तो यहाँ पे ग्राम प्रति कूलाम होता है। एक होता है परमाणु भार। रासायनिक तुल्यांक तथा संयोजकता का गुणनफल परमाणु भार होता है। तो परमाणु भार, इसको इंपोर्टेंट कर लेना एक तो, या परमाणु भार का सूत्र है ना, इसको वो कर लेना। ये देखो, घनत्व, द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात क्या कहलाएगा? अब ये तो ये नॉन टेक आप पढ़ रहे हो तो ये तो खूब अच्छी तरीके से जान रहे हो। तो यहाँ पे घनत्व होता है तो द्रव्यमान बटा, तो द्रव्यमान का प्रतीक तो क्या होगा? मात्रक क्या होगा? केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति कौन सी राशि है? अदिश राशि होती है। तो ध्यान रखना, इसको तो मोस्ट कर लेना, ये पूरा मोस्ट है यहाँ तक, है ना। एक होता है आपेक्षिक घनत्व। तो यहाँ पे कोई भी पदार्थ हो सकता है, उस पदार्थ का क्या ले लीजिए? घनत्व। और एक आपको लेना है पानी, और पानी कितने डिग्री पे लेना है? 4 डिग्री पर जो पानी का घनत्व है उन दोनों का क्या लेना है? अनुपात। तो यहाँ घनत्व से घनत्व कट जाएगा, तो मात्रक क्या बना?
क्योंकि यहाँ घनत्व से घनत्व कट गया तो मात्रक होता ही नहीं है। तो परिभाषा जरूर, परिभाषा को प्रश्न बना के देता है क्या, किसी पदार्थ का घनत्व वह 4 डिग्री पर पानी का घनत्व का अनुपात कहलाता है। आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। तो आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का मतलब किसी भी पदार्थ आ सकता है, कोई वस्तु आ सकती है यहाँ, और 4 डिग्री पानी का घनत्व, यह सूत्र हो गया। वैद्युतिक अपघटन कौन सा, फैराडे का वैद्युतिक अपघटन, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये समझिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। फैराडे के वैद्युतिक ओनली फॉर किस पर काम करेगा, डीसी पर काम करेगा। और कितने प्रकार के होंगे, तो एक तो इसे ही अंडरलाइन कर लेना कि जो फैराडे के वैद्युतिक अपघटन होते हैं ये ओनली फॉर किस पर काम करते हैं, तो ओनली फॉर किस पर काम करेंगे, डीसी पर काम करते हैं। अब ये फैराडे ने 2 नियम दिए। पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम ये कहता है कि भाई यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये पात्र है, पात्र है तो इसके अंदर क्या है, केमिकल है, यानी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। हम कह रहे हैं कि इसके अंदर 2 छड़ डाल दी, क्या डाल दी, ये 2 छड़ डाल दी हमने। अब यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे ये विद्युत के कण बाहर आएंगे, तो भाई यहाँ से अणु बाहर निकलेगा, तो अणु का क्या है, द्रव्यमान, तो यहाँ कहते हैं ये द्रव्यमान आ गया। और ये जो द्रव्यमान है ये किसके साथ में क्या रिलेशन रखता है, तो अपन कहते हैं कि भाई जैसे ही ये द्रव्यमान बाहर आता है तो अकेला नहीं होता, तो ये कितना होगा कितना नहीं होगा ये डिपेंड करता है विद्युत की मात्रा पर। किस पर, अब ये विद्युत की मात्रा क्या है, तो अपन कहते हैं Q बराबर IT, क्या होता है, यानी कि ये विद्युत की मात्रा है, धारा इंटू T, यानी धारा इंटू T यानी समय होता है। इन दोनों के क्या होता है, ये समानुपाती, क्या होता है, यानी धारा बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, समय बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये समानुपाती हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको, ये समानुपाती है, इसको आप बराबर कीजिए। जैसे ही अपन बराबर लेते हैं तो यहाँ एक राशि कांस्टेंट आती है, नियतांक, और नियतांक के रूप में कौन है, Z, कौन है, Z, और ये IT तो आपका ऐसे कैसे आ गया, तो पूरा फॉर्मूला क्या बना, M बराबर ZI। तो M क्या है, पदार्थ का किसमें, Z क्या है, विद्युत रासायनिक ग्राम प्रति। दूसरा अपन ये कहते हैं कि धारा I बराबर क्या है, किसमें, T बराबर किसमें। यहां से सूत्र भी पूछ सकता है, नियम के बारे में पूछ सकता है, और न्यूमेरिकल भी बन सकता है। आपको सीधा क्या देगा, ये तीनों मान देगा, Z का मान दे देगा, धारा का मान देगा, और आपका T का मान देगा बस, और तीनों दे करके M यानी द्रव्यमान पूछ लेगा बस, या द्रव्यमान दे देगा, यानी इन चारों राशियों में कोई भी 3 राशि दे देगा, और एक राशि क्या करेगा, पूछेगा। तो देखो दूसरा नियम क्या कहता है, इंपोर्टेंट पहला नियम है, इंपोर्टेंट तो पहला नियम है। जब भी क्वेश्चन बनेगा तो लगभग 90% पहले नियम से आएगा, दूसरे से नहीं बनाएगा। दूसरा क्या कहता है, दूसरा यह कहता है कि आप एक काम कीजिए, अलग अलग पात्र लीजिए, ले लिए, और इसमें अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट डालो, एक जैसे मत डालना, एक जैसे मत डालना, अलग अलग डालना। और इनमें डाल दी हमने छड़े। अब इनमें क्या कीजिए, आप एक ही मान की विद्युत धारा एक ही समय तक प्रवाहित कीजिए। मतलब हमने कहा कि सभी में 2-2 एम्पियर की धारा दे दीजिए, और हमने कहा कि सभी को 10-10 सेकंड तक प्रवाहित कीजिए। तो यहाँ पे इन पर पदार्थ मुक्त होगा तो भाई सब वो द्रव्यमान होगा उसका। तो ये जो द्रव्यमान है वो किसके समानुपाती होगा, तो यहाँ जो पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक होगा ना, उसी के क्या होता है, समानुपाती होता है, उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। बस इतना सा याद रखना है इसमें। तो ये कह रहा है यदि अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में पदार्थ अलग अलग है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट में एक ही मान की विद्युत, यानी चाहे 2-2 एम्पियर दो, चाहे 1.5 दीजिए, चाहे 1-1 दीजिए, और धारा एक ही समय तक यानी समान समय तक सभी में 5-5 सेकंड प्रवाहित कीजिए, प्रवाहित की जाती है, तो उनके इलेक्ट्रोड पर
मुक्त होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान उनके रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है, समानुपाती। M समानुपाती W, इसको आप ऐसे लिख सकते हो M1 W1 N2 W2, ऐसे लिख सकते हो इसको। तो M का मतलब होता है पदार्थ का द्रव्यमान और नीचे है पदार्थ का रासायनिक तुल्यांक। आगे देखो, तो ये दो नियम वेरी वेरी मोस्ट है, इसको अंडरलाइन कर लेना दोनों नियम को। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल कैसे बनाएगा तो वो देख लो। ये वैसे न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लेकिन फिर भी एक बिल्कुल सीधा भी हो और वो भी नहीं हो। तो देखो साहब कह रहा है कि 0.5 kg चांदी के गोड़, चांदी का गोड़ है कितना है, यानी आधा kg है, आधा kg है। और आगे कह रहा है कि 4 एम्पियर धारा, कितनी धारा है और कितने समय तक प्रवाहित की जाती है। तो आप ये बता दीजिए विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, यानी कि जेड का मान है। तो यहां पर कहते हैं भैया हमारा सूत्र तो ये है, एम दे दिया बराबर जेड का मान वो पूछ रहा है, धारा दे दी और ये दे दिया टी। भैया एम की जगह तो अपन ने कितना रख दिया, क्यों रखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ग्राम के अंदर लेना है, ग्राम में लेना है, तो ये तो केजी है, तो 1000 से इंटू करो, 1000 से इंटू करेंगे तो बोलो कितना बढ़ेगा, यहाँ 500 बन गया। जेड आपको ज्ञात करना है, धारा आपने 4 एम्पियर ले ली और मैंने कहा था सेकंड में लेना है मान, तो 2 मिनट का कितना हो गया 120 सेकंड। अब क्या करना है कि यहाँ पे कोई कट रहा है तो काट दीजिए, जेड जैसे निकालते हैं तो 500 तो कहाँ जाएगा ऊपर और 4 × 120 नीचे। जब इनको काटा पीटी करते हैं तो ये डाटा आपके पास में 1.04, बस इस तरह आपको न्यूमेरिकल करना है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि वैद्युतिक अपघटन का उपयोग कहाँ होता है, वैद्युतिक अपघटन का उपयोग कहाँ होता है, तो अपन कहते हैं कोई भी विद्युत लेपन हो, यहाँ पे वैद्युतिक अपघटन कार्य करता है। यहाँ कहते हैं विद्युत छपाई, विद्युत छपाई यानी विद्युत के द्वारा कोई छपाई करना है तो भी इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो वैद्युतिक अपघटन है वो उपयोग करता है। धातु का शुद्धिकरण हो वो भी काम करता है, धातु निष्कर्षण, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इन सभी जगह वैद्युतिक अपघटन कार्य करता। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा किसमें वैद्युतिक अपघटन कार्य करता है या फिर नहीं करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है उपयोग। 1 2 3 4 5 ये कटरा है तो लिख लेना इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, किसी के कटरा है तो लिख लेना इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, उसके अंदर भी आपके वैद्युतिक अपघटन सिद्धांत कार्य करता है। कर लिया अंडरलाइन। तो देखिएगा आगे है, ये चीजें वेरी मोस्ट है भाई, ये दोनों लाइन जो है सुनना क्या है, ये कह रहा है कोई अशुद्धि हो सकती है, ठीक है, जरूरी नहीं अशुद्धि हो, कोई अयस्क हो सकता है, अशुद्ध धातु हो, अयस्क हो, तथा जिस धातु का लेप चढ़ाना हो, जैसे मेरे पास चांदी है और चांदी का लेप पीतल के ऊपर या कॉपर के ऊपर चढ़ाना है, कॉपर के ऊपर चढ़ाना है, तो यानी मैं, जिस धातु का लेप चढ़ाना हो यानी मैं, तो मेरा लेप चढ़ाना है वहां पे, ठीक है, मेरे पास चांदी है और तांबे के ऊपर चढ़ाना है, तो एक तो देने वाला है और एक लेने वाला है, तो ये कौन है, देने वाला। एक ये हो सकता है, एक अयस्क हो सकता है, एक अशुद्धि, तो तीनों एक है यानी। और इनको किस छड़ से संयोजित करते हैं, तो अपन कहेंगे लेप चढ़ाना हो तो उसे एनोड छड़ के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। मतलब ये है कि ये एक पात्र है और ये छड़ हो गई और एक छड़ है ये, मैं कह रहा हूं कि ये तो प्लस है, ये माइनस है, इसके अंदर क्या कर दिया, एक गोल घोल दिया। अब यहाँ पे जैसे चांदी, ये क्या है, इसके पास चांदी की परत है, ये कॉपर की है, और ये कह रहा है कि जिस धातु का लेप चढ़ाना हो, जिस धातु का लेप चढ़ाना हो, तो भाई जिस धातु का लेप चढ़ाना है उसको हम किस पे चढ़ाएंगे, तो एनोड पर अपन रखते हैं। यानी यहाँ पे जिस धातु का लेप चढ़ाना हो तो इस पे चढ़ाएंगे, जैसे
और इस पर चढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये किस पे जुड़ जाएगा, एनोड पर होता है। एक है शुद्ध धातु और एक कह रहा है जिस धातु पर लेप चढ़ाना हो। ये क्या है, जिस धातु का लेप, इसमें है का लेप और ये कह रहा है पर लेप। ये लेना है, लेने वाला है, और ये क्या कह रहा है, देने वाला है। तो देने वाला तो क्या है और लेने वाला क्या होगा, ये चीज ध्यान रखना है। जिस धातु पर लेप चढ़ाना है, जिस धातु ये है इस पर लेप चढ़ाना है मुझे, तो ये लेने वाला हो गया ना। और लेने वाला किस रूप में आएगा, या फिर आपसे कह दे कि भाई शुद्ध धातु है, तो शुद्ध धातु भी किसके रूप में होगी, कैथोड के रूप में। तो अशुद्ध धातु कह दे, अयस्क कह दे, या जिस धातु का लेप चढ़ाना है वो किसके रूप में। कैसे याद रखें, देखो इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है ऐसे एनआर, इसमें भी एनआर आ रहा है, ठीक है, और इसमें ए आ रहा है। क्या तीनों अक्षर एक ही कैटेगरी के हैं क्या, ऐसे एनआर, ऐसे आम, ऐसे डी, है ना। जरा नीचे देखो, इसमें से कक्का का अक्षर है ना, और इसमें कक्का का अक्षर है, तो ये चीज ध्यान रखना। अनार वाला अनार में ठोक देना और कक्का वाला कक्का में ठोक देना, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कक्का तो क्या होता है, लेने वाला, कक्का क्या होता है, लेने वाला, और अनार देने वाला। ऐसे याद रखो, अनार देने वाला और कक्का लेने वाला, क्योंकि ये वेरी वेरी मोस्ट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। अब आते हैं भैया हमारे सेल, और सेल को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में, एक सेल होता है आपका प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। अब प्राइमरी सेल किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, तो वो समझिएगा पहले। तो अपन कहते हैं ऐसा सेल जो केवल एक बार प्रयोग होता है, अर्थात दोबारा वो चार्ज नहीं होता, तो वो होता है आपका प्राइमरी सेल। और ऐसा सेल जो बार बार डिस्चार्ज हो जाए, बार बार चार्ज हो जाए, वो कहलाता है द्वितीयक सेल। क्या कहलाएगा, द्वितीयक सेल होता है। अब दोनों में अपन अंतर देख लेते हैं तरीके से। प्राइमरी सेल यानी प्राइमरी सेल, द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक तरफ क्या है, विशेषता, विशेषता है, तो इसमें साफ लिखा है यह सेल एक बार उपयोग में आते हैं। आप दीवार घड़ी के अंदर सेल लगाते हो, रिमोट के अंदर सेल लगाते हो, लगाया कुछ समय बाद वो खराब हो गया, निकाल के फेंक देते हो, तो एक बारी तो काम में आया, तो वो सेल क्या कहलाएगा, प्राथमिक सेल कहलाएगा। यहाँ पे अपन कहते हैं यह सेल बार बार उपयोग में आते हैं, तो वे सेल क्या कहलाएंगे, द्वितीयक। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है, सुबह चार्ज करते हो, शाम को डिस, फिर चार्ज करते हो, फिर डिस, तो बार बार यूज आ रही है कि नहीं, तो वो किस में आ जाएगी, द्वितीयक में। क्रिया अनु उत्क्रमणीय, क्या दोबारा चार्ज होती है क्या, इसलिए इसकी क्रिया कौन सी होगी, अनु उत्क्रमणीय। और इसमें बार बार चार्ज होता है, इसलिए इसकी क्रिया कौन सी होगी, उत्क्रमणीय होती है। चार्जिंग, यह चार्ज, जबकि ये बार बार, यहाँ वोल्टेज की बात करते हैं तो 5 रुपए का सेल लेके आते हो, छोटा सा ही है, तो उसमें कितना वोल्टेज आता है, 1.5, 1.5 वोल्टेज। कभी लेके आते हो तो थोड़ा सा पढ़ा भी करो सेल के ऊपर क्या क्या लिखा है। तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट होता है उसका, तो यहाँ इसका वोल्टेज क्या होगा, कम। और ये जैसे आपके कौन सा है, मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर की बैटरी है, तो भैया इनमें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, अधिक। दक्षता की बात करते हैं तो इसकी दक्षता कम होती है, इसकी क्या होगी, जीवन काल की बात करते हैं तो अपन घड़ी रिमोट में डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 4 महीने चलता है। लेकिन मोबाइल की जो बैटरी है या इन्वर्टर की बैटरी है काफ़ी चलती है, तो जीवन काल क्या होगा, इसका अधिक होगा। धारा घनत्व क्या होता है, कम, इसका धारा घनत्व। आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान से देखना, आंतरिक प्रतिरोध इसका क्या होता है, अधिक, और इसका क्या रहता है, कम। यहाँ पे अपन कहते हैं धारा प्रवाह की जो दर होती है, इसमें क्या होती है, क्योंकि छोटा सा ही तो है,
उसमें धारा प्रवाह की दर क्या है, कम। लेकिन इन्वर्टर की बात करते हैं तो इन्वर्टर में बड़ी बैटरी होती है तो उसका धारा घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। कीमत की बात करते हैं तो ये तो 5-7 रुपये का आ जाता है, लेकिन मोबाइल की बैटरी लेके आओ आ जाएगी कि 5-7 रुपये में, तो वो क्या होती है, यहाँ पे ये होता है। आगे देखिएगा तो यहाँ पे अपन कहते हैं कीमत हो गई। उत्पन्न ईएमएफ, जो हमारा प्राइमरी सेल है उसमें तुरंत केमिकल डालते हैं और तुरंत ईएमएफ उत्पन्न कर देता है, लेकिन जो आपकी मोबाइल की बैटरी है ना, ये तुरंत ईएमएफ उत्पन्न नहीं करती है। पहले आपको विद्युत दे करके इसको क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, तब जाके वो स्टोर करके आपको बाद में देगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना, उत्पन्न ईएमएफ तो तुरंत उत्पन्न, अरे सही तो है, अच्छा तुरंत उत्पन्न, इसमें लिख लेना, यहाँ तीर का निशान लगा के नहीं होता है, इसमें लिख लेना, यानी तुरंत उत्पन्न भैया पहले इसको चार्ज करना पड़ेगा तब जाके आपको देगा ये। तो और ये केमिकल डालते तुरंत, क्योंकि इसको चार्ज थोड़ी करते हो, ये तुरंत दे देगा। यहाँ पे देख रेख, अब 5 रुपए का सेल है, कितनी की देख रेख करते हो, लेकिन आपके जैसे इन्वर्टर की बैटरी है तो बार बार उसमें पानी भी डालना पड़ता है, आंसू जल, तो उसकी देख रेख करते हो। आकार की बात करते हैं तो भाई साहब बिल्कुल छोटा होता है और इसका बड़ा होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, क्या है आप, इम्पोर्टेंट है ये, वेरी मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे अपन कहते हैं कि जो हमारे प्राथमिक सेल है उसके प्रकार में 3 या 4 चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा याद नहीं रखनी है आपको। क्या क्या है, सेल के प्रकार की बात कर रहे हैं, कौन से सेल, प्राथमिक सेल। ये सेल नहीं लिखा, हाँ लिख दिया, प्राथमिक सेल। तो प्राथमिक सेल के अंदर पहला सेल कौन सा है, वोल्टाइक सेल। कौन सा सेल है, वोल्टाइक सेल का उपनाम गैल्वेनिक, क्या गैल्वेनिक सेल होता है। इसका जो एनोड बना होता है वो किसका होगा, कैथोड। जस्ते को इंग्लिश में विध्रुवक MnO2 है, ये जेड नहीं है भैया, ये 2 है, MnO2 है ना। तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड, मैग्नीज डाई इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। थोड़ा सा अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे ये सेल है, एक छड़ ये है, एक छड़ ये है, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट अपन ने डाल दिया। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट तो कौन सा डाला, ये डाल दिया। लेकिन ध्यान रखना, इसके अंदर होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस तैयार होती है, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, और हाइड्रोजन गैस जो होती है वो विद्युत की अचालक होती है। क्या होती है, और वो जो छड़ है, वो सॉरी गैस है, वो बाहर निकलेगी। तो बाहर वो किसके साथ निकलेगी, ईएमएफ के साथ। तो ईएमएफ कहाँ से बाहर निकलेगा, पॉजिटिव से। तो यहाँ से वो बुलबुले बाहर आएंगे, और जब वो बाहर आते हैं तो वो धारा के मार्ग में रुकावट डालते हैं। उस दोष को अपन ध्रुवाच्छादन यानी पोलराइजेशन कहते हैं। भाई उसको रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए अपन क्या है कि ये जो गैस है इसको रोको। कहते ये तो नहीं रुकेगी, ये तो बढ़ेगी। अरे कहते बढ़ तो जाए लेकिन बाहर नहीं आनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, ये जो छड़ है ना, कौन सी पॉजिटिव, इसको एक थैले के अंदर या बोरी के अंदर बंद करो ऐसे। ये जो थैला है, कपड़ा है, ये छिद्र युक्त होना चाहिए भैया, ताकि ये जो केमिकल है अंदर बाहर का वो अंदर क्रिया कर सके। और इसके अंदर एक ऐसा पदार्थ भरो, कैसा कि जो ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले है ना, ये टूट करके पानी में बदल जाए। पानी का सूत्र क्या होता है, और हाइड्रोजन ओनली O है। तो क्या हाइड्रोजन पानी में बदल सकती है क्या, क्यों बना ये, सॉरी ये भाई H2O, हाइड्रोजन क्या है, गैस है ना। तो हाइड्रोजन को पानी में बदल क्यों नहीं सकते क्रिया करा के, यही तो कह रहा हूं मैं। अकेली तो कैसे क्रिया करा के बदलाएंगे ना, केमिकल तो भरे हैं इसमें। तो यही तो अपन ये कह रहे हैं कि भाई हाइड्रोजन गैस है, उसको किसमें बदल देंगे, पानी, क्योंकि आसुत जल है। तो आसुत जल वो पानी में बदल जाता है। तो अब बाहर निकलेगी क्या हाइड्रोजन गैस,
भाई बन तो रही है लेकिन वो किस में चेंज हो जाती है, पानी के अंदर बदल जाती है क्रिया करके। तो यहाँ अब ये जो इस थैले के अंदर जो पदार्थ भरते हैं ना, इस पदार्थ को अपन कहते हैं विध्रुवक। क्या कहते हैं? विध्रुवक। और विध्रुवक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड अपन भरते। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विध्रुवक पदार्थ हमेशा कौन सी छड़ के चारों ओर होता है, तो हमेशा एनोड छड़ के चारों ओर होता। तो एक तो याद रखना है आपको विध्रुवक, एक याद रखना है इलेक्ट्रोलाइट, एक याद रखना है ईएमएफ और एक याद रखना है एनोड छड़। ये चार चीज याद रखनी है और एक यूज। बात ध्यान से समझना मेरी बात को। एक तो एनोड, एक विध्रुवक, एक इलेक्ट्रोलाइट, एक ईएमएफ और एक यूज। सब ये कैथोड क्यों नहीं करते? क्योंकि 99% कैथोड जस्ते का ही बनाते हैं। एक अपवाद सेल है, उसको छोड़कर सब में कैथोड जो छड़ होगी वो किसकी बनाई जाएगी? तो यहाँ पे जस्ते की ही बनाएंगे, इसलिए इतना याद नहीं करना। लेकिन भैया इतना भी याद मत करना कि यही बाद में पता नहीं चले कि नेगेटिव छड़ किसके बनाते हैं। तो इतना सा तो याद कर लेना कि जस्ते की बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा सेल ले रहे हैं? वोल्टाइक। कौन सा सेल है? तो वोल्टाइक सेल को उपनाम क्या है? गैल्वेनिक सेल। एनोड, एनोड, कैथोड, विध्रुवक, इलेक्ट्रोलाइट, ईएमएफ 1.0। अब देखो इसका पात्र होगा, तो पात्र किसका बनेगा? अंदर प्रतिरोध होता है तो कितना होगा? लगभग। ये लगभग है भैया, ऊपर नीचे चलता रहता है। 2 से उपयोग कहाँ करेंगे? क्योंकि ये बाल्टी के समान सेल होते हैं बड़े बड़े, इसलिए केवल शुरू में बनाए थे, उसके बाद इनका कोई यूज नहीं होता। तो आकार क्या होगा? यह स्थिर धारा व स्थिर वोल्टेज प्रदान, और इस सेल पर वातावरण का कोई प्रभाव। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट अपन लेते हैं दूसरा सेल, यानी डैनियल सेल। तो अब देखो इसमें ज़्यादा अपन को समझना नहीं है, 2-4 चीज़ें अपन को याद रखनी है। देखो एनोड से निकलती है भैया वो हाइड्रोजन गैस, इसीलिए तो हाइड्रोजन एनोड पे तो बोरी लगाई है, तो उधर तो लगाई नहीं क्योंकि उधर से निकलती ही नहीं है। दिक्कत तो एनोड को कर रही है वो, इसलिए एनोड के चारों ओर ही विध्रुवक लगाया जाता है हाइड्रोजन गैस को रोकने के लिए। अब यहाँ पे देखो कौन सा सेल है? डैनियल कह दो या डेनियन कह दो, ठीक है। और थोड़ी देर पहले कौन सा पढ़ा था? वोल्टाइक सेल। इतना तो याद रखना जाते जाते कम से कम कि कौन सा तो प्राथमिक है, कौन सा सेकेंडरी है ना। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा अंदर पढ़ते हैं। तो इसमें एनोड किसका था और उसमें भी किसका है? तो 2 सेल हैं जिसमें तांबे तांबे का अपन प्रयोग। कैथोड याद नहीं रखना क्योंकि सब में क्या होता है? इसमें विध्रुवक किसका होगा? कॉपर सल्फेट के। इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर सल्फेट का, ये टुकड़े होंगे ये। ईएमएफ कितना होगा? उसमें कितना था? 1.08 और इसमें है 1. पात्र किसका? और उसमें ध्यान रखना, इसमें जो पात्र होता है ना, यही एनोड का काम करता है। यही क्या करता है? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? चलो मैंने लिख दिया, पात्र के रूप में है ये। उपयोग कहाँ करेंगे? आकार क्या होगा? यह भी बाल्टी के समान ही होता है, खूब बड़ा। यह स्थिर धारा व वोल्टेज प्रदान करता है। इस सेल पर वातावरण का कोई प्रभाव। इसमें ध्रुवाच्छादन व स्थानीय क्रिया दोष नगण्य होते हैं। इसमें जब तक होते हैं ना और सेल को समाप्त करते हैं तब तक सेल का ही जीवन काल समाप्त हो जाता है, इसलिए इसका कोई निवारण भी नहीं है। यहाँ पे पढ़ते हैं लेक लांची सेल। कौन सा सेल? लेक लांची सेल। अब लेक लांची सेल में एनोड किसका बनेगा? जबकि थोड़ी देर पहले अपन ने एक तो पढ़ा वोल्टाइक सेल, एक पढ़ा डेनियल। उन दोनों में ही एनोड किसका था? किसका था? तांबे का था। जबकि इसमें एनोड ये याद ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि किसका बना है? इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा? अमोनियम, विध्रुवक, मैग्नीज डाई। भाई साहब तुक्का भी फेंको ना कहीं तो बस मैग्नीज डाई फेंकना, क्योंकि ज़्यादातर मैग्नीज डाई अपन प्रयोग करते हैं। गलती से तुक्का भी फेंकना है तो मैग्नीज डाई फेंकना है।
ज़्यादातर ये यूज करते हैं इसलिए। ईएमएफ 1.4 से 1.46 तक इसका क्या होता है, ईएमएफ होता। पात्र किसका बनेगा, आंतरिक प्रतिरोध। उपयोग ये इंपॉर्टेंट है भैया इसमें, टेलीफोन, अलार्म घड़ी, खिलौने आदि क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये जो सेल होता है ना, इसमें विध्रुवण क्रिया जो होती है, डिपोलराइजेशन क्रिया होती है, वो धीरे धीरे होती है, रुक रुक के, और रुक रुक के होती है। इस कारण ये आउटपुट में ईएमएफ रुक रुक के देता है। तो टेलीफोन होता है ट्रीन ट्रीन, तो रुक रुक के तो काम आ रहा है, तो उसी जगह इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन आजकल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसको सुधार के दूसरा बना दिया। तो यहाँ पे इसका अम्ल यानी इसमें अम्ल प्रयोग नहीं होता है। इस सेल में विध्रुवण क्रिया यानी डिपोलराइजेशन धीरे धीरे संपन्न होती है। इस कारण इसमें उत्पन्न ईएमएफ रुक रुक कर प्राप्त होता है। अब ये सेल तो भैया आपको तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। कौन सा सेल, शुष्क सेल। और शुष्क सेल को क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, ड्राई सेल। ध्यान रखना, जो लेक लांची सेल पड़ा था उसमें रुक रुक के दिक्कत आ रही थी, रुक रुक के बन रहा था, और उसको सुधार करके ये बनाया। इसीलिए कहा जाता है यह लेक लांची सेल का सुधरा हुआ रूप है। तो इससे पहले कौन सा बना, कौन सा बना, कल से मत आना भैया, अलाउ नहीं है, कल से अलाउ नहीं करूँगा मैं 1%। आपका हुआ कोर्स, कल से मत आना आप। यह क्षारीय सेल होता है। एनोड इसमें किसका बनेगा, और लेक लांची में भी किसका था, कैथोड। पात्र भी, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा भरेंगे इसमें आप, अमोनी, ये याद रखो बस, विध्रुवक, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट NH4Cl यानी अमोनियम, और विध्रुवक मैग्नीज डाई। थोड़ी देर पहले भी यही कर रहे थे, इसीलिए कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा प्रयोग होते हैं। तो विध्रुवक में MnO2, जबकि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, NH4Cl होता है। वैसे 4 यूज करते हैं, लेकिन आपको एक ही याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ वेरी वेरी मोस्ट। एक पॉइंट भाई साहब, ये सेल कौन सा है, नॉर्मली आप 5-7 रुपए का लेके आते हो ना, उसी सेल की बात करते हैं अपन। और उस सेल का ईएमएफ कितना होता है हमेशा। अब देखो कार्य क्षमता तो 22 वाट हावर से, या फिर 0.08 या 84 कह दो, एम्पियर हावर से 5.6 यानी 0.084 एम्पियर हावर से 5.6 एम्पियर हावर होती है। अभी याद हो जाए तो ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है। अभी व्यास की बात करते हैं यानी आकार की बात करते हैं, तो ये 4 आकार में मिलते हैं। 3 तो आपने बखूबी खूब देख लिए। एक आजकल रिमोट में लगता है वो पेंसिल सेल पतला सा, फिर दीवार घड़ी में होता है तो थोड़ा मोटा होता है। एक वो किसान के पास में लंबी सी टॉर्च होती थी जो मोटे मोटे सेल रेडियो में लगते थे, और एक उससे छोटा और होता है जो दीवार घड़ी, जो पेंडुलम घड़ी होती है ना, उसमें लगता है वो। तो 4 प्रकार के, इन 4 आकार में होते हैं ये। उपयोग घड़ी हो गया, खिलौने हो गए, रेडियो हो गया, कैमरा हो गया, टॉर्च हो गया, रिमोट आदि के अंदर ये सेल प्रयोग होते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्या क्या याद रखना है। एक तो आपका लेक लांची सेल का क्या है, ये सुधरा हुआ, यह क्षारीय सेल होता है। नेक्स्ट होता है एनोड, किसका होगा, कैथोड, पात्र, इलेक्ट्रोलाइट, विध्रुवक, ईएमएफ, है ना। और इसके अलावा इनको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा उपयोग याद रखना। तो घड़ी में, खिलौने में, रेडियो हो गया, कैमरा हो गया, टॉर्च हो गया, रिमोट आदि के अंदर अपन प्रयोग करते हैं। आंतरिक प्रतिरोध 0.01 से 0.02 याद नहीं करना अभी। ये सेल भी इंपॉर्टेंट है। मरकरी सेल यानी पारा सेल, और इसे मरकरी ऑक्साइड या बटन सेल कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि ये सेल आया था जो लाइनमैन की एग्जाम थी, उसमें सीधा पूछा कि निम्न में से प्राइमरी सेल है, निम्न में से प्राइमरी सेल है। तो ऑप्शन में एक तो ये था, और 3 ऑप्शन दे दिए सेकेंडरी के, 3 ऑप्शन दे दिए। अब वहाँ बटन सेल भी नहीं था,
वहाँ पे पारा सेल नहीं था, वहाँ मरकरी सेल भी नहीं था, वहाँ लिख रखा था मरकरी ऑक्साइड सेल। तो ये ध्यान रखना, तो कोई सा भी नाम दे सकता है। अब बटन सेल का मतलब होता है शर्ट के बटन, तो बस ये इतना सा ही होता है, क्योंकि हाथ के अंदर जो घड़ी पहनते हैं उसके अंदर जो सेल लगता है वो छोटा सा ही तो होता है, और उसी सेल को अपन क्या कहते हैं, बटन सेल कहते हैं। तो ध्यान रखो, इसमें जो एनोड होगा वो किसका बना होगा, स्टेनलेस, और कैथोड किसका होगा, पात्र क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रो द्विध्रुवक, HGO, मरकरी, जबकि शुष्क सेल में कौन सा था, MnO2, मैग्नीज डाई, जबकि बटन सेल में मरकरी ऑक्साइड। EMF इसका कितना होगा, तो शुष्क सेल से कम होगा, यानी 1.35 से 1. कार्य क्षमता याद नहीं रखना, व्यास कुछ याद नहीं रखना, सीधे उपयोग। तो यहाँ पे कलाई घड़ी हो गई, यानी हाथ की घड़ी, दीवार घड़ी मत कर देना, वहाँ ऑप्शन आएगा लेकिन दीवार घड़ी कंफ्यूज करने के लिए। कलाई घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक छोटे उपकरण, ईयर रिंग, ये क्वेश्चन आया पता नहीं ईयर रिंग में कहाँ लगाते हैं, कोई जड़ता होगा, कोई लट्टू कानों में रिंग पहनते हैं, क्योंकि आजकल जो चौड़े होते हैं वहाँ भी लगाने लगे हैं, तो चौड़े के अंदर लाइट आती है, तो उसमें भी यही सेल यूज करते हैं भाई। कैलकुलेटर होते हैं छोटे, तो कैलकुलेटर में भी आपके यही सेल यूज करते हैं ना। इसका वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसमें पारा भरा होता है, पारा वातावरण के लिए खतरनाक होता है। पारा का नहीं होगा भैया, एनोड तो इसमें स्टेनलेस स्टील का है, पात्र के रूप में है ये, पारे के रूप में नहीं, पात्र, क्योंकि चारों ओर जो स्टेनलेस स्टील है ना वो पात्र का काम भी कर रहा है और एनोड का काम भी कर रहा है, तो ये पात्र है, पात्र के रूप में। ये इसका भाई है, किसका, बटन सेल का, बटन सेल का भाई है। इसमें कुछ भी याद नहीं करना, थोड़ा सा ये याद रखना है, यह मरकरी सेल के समान है, स्टेनलेस हो गए, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी फिक्स है, केवल एक ये चेंज कर रहे हैं, मरकरी ऑक्साइड के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड यूज करते हैं। तो इसका कुछ भी याद नहीं करना, ये पूछता भी नहीं है ना, छोड़ो इसको, ये याद करना है, ये वेरी मोस्ट है। एक होता है लिथियम सेल और एक होता है लिथियम आयन सेल, एक है लिथियम सेल और एक है लिथियम आयन सेल। तो जिस इसमें आयन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा ना, तो ये प्राइमरी है, और जिसमें आयन लग गया वो सेकेंडरी सेल है, यानी फोन की बैटरी, वो लिथियम आयन सेल है, मोबाइल की बैटरी, जबकि ये प्राइमरी सेल है। अब इसका यूज कहाँ होता है, तो इसका यूज होता है, जो हार्ट होता है उसमें एक यंत्र लगाता है, पेस मेकर, तो विद्युत उपकरण है क्या, वो है, इसका मतलब विद्युत से चलेगा, तो इंसान के कोई तार थोड़ी लगाते हैं, तो उसके अंदर जो उपकरण है तो उसमें सेल डाला जाता है, और उस सेल का जीवन काल अपन कहते हैं यार 3-4 साल हो गए डलवाए हुए, छल्ला बोलते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे इस सेल का जीवन काल बहुत अधिक है, 10-10 वर्ष तक होता है, काफ़ी महंगा भी होता है, और इसका जीवन काल, वोल्टेज, दक्षता सभी में पावरफुल है। तो देखिएगा, हाँ, आकार तो बटन सेल के समान ही है, आकार तो बटन सेल के समान रहेगा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले लिथियम सेल की बात करते हैं, इसमें सारा सिस्टम उल्टा चलता है, एनोड तो किसका होगा, कार्बन का होगा, ठीक है, ये लाइन भैया उसकी है ना, और कैथोड इस सेल के अलावा सभी में जस्ते का बना रहे थे, इस सेल के अलावा सभी में किसका बना रहे थे, बस इसी के अंदर अलग बनाते हैं, किसका, लिथियम का। पात्र, इलेक्ट्रोलाइट, SO2 यानी सल्फर डाई ऑक्साइड, और V ध्रुवक क्या होता है, लिथियम ऑक्साइड। लिथियम यानी V ध्रुवक तो होगा LiO यानी लिथियम ऑक्साइड, और इलेक्ट्रोलाइट होता है सल्फर डाई ऑक्साइड। EMF देखो सबसे ज्यादा है नहीं, 2.5 से 3.6 होता है। उपयोग देखो, पेस मेकर हो गया,
श्रव्य साधन। श्रव्य साधन का मतलब होता है कानों में जो मशीन लगी होती है, वहाँ जो सुनते हैं, कई बार निकाल दो वो सुनेंगे नहीं तो लगानी पड़ती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक जुगाड़ है वो। तो वो मिलिट्री उपकरण, भैया उनके टोपी पता नहीं कहाँ कहाँ जुगाड़ छुपे रहते हैं, तो उनको सब जगह से ही सिस्टम मिलता रहता है। तो मिलिट्री के उपकरणों में, मेडिकल उपकरण, डॉक्टर के जो उपकरण है तो उनमें तो कौन सा सेल यूज आता है? लिथियम सेल आता है। जीवन काल वेरी मोस्ट, ये पूरा ही वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन करना है, वेरी मोस्ट। और दक्षता कितनी होती है? ध्यान रखना 80% होती है, जबकि प्राथमिक सेलों की दक्षता लगभग 70% होती है। औसत लेते हैं 70, और पर्सनली इसका पूछे तो इसका तो 80 करेंगे। ठीक है। कार्य -50 डिग्री पे भी काम करता है और +75 डिग्री तक कार्य करता है। ठीक है, ये सेल हो गया। और भैया इन सेलों को आपको जिक्र नहीं करना, वैसे बुनसेन एक और होता है। यहाँ पे प्राथमिक जो सेल होते हैं उसमें 2 ही प्रकार के दोष होते हैं। कौन कौन से? तो यहाँ अपन कहेंगे एक तो ध्रुवाच्छादन दोष यानी पोलराइजेशन। तो मैंने शुरू में ही कहा कौन सा, कि भाई ये छड़ है, ये छड़ है, और इस छड़ में जैसे हाइड्रोजन गैस थी बाहर निकल रही थी तो रुक रुक के दिक्कत पैदा कर रही थी। निवारण क्या किया? एक बोरी में लपेट दिया इसको छिद्र युक्त कपड़े में, तो ये हाइड्रोजन गैस किस में बदल गई? पानी में क्रिया करके बदल गई, तो ये निवारण दूर हो गया। एक होता है स्थानीय क्रिया दोष, तो इसमें एक छड़ होती है यहाँ कैथोड, और ये जस्ते की बनी होती है, लेकिन जस्ते के रूप में यहाँ अशुद्धियाँ भी रहती है। लोहा होता है, कार्बन होता है, तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे H2SO4 डालते हैं, तो इसके साथ में क्रिया करके इस छड़ की दक्षता को घटा देते हैं। अब क्या करें यार, ये क्रिया कर लेती है अशुद्धियाँ जो अंदर बैठी है, अशुद्धियाँ क्रिया नहीं करनी चाहिए, तो क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लेप चढ़ा दिया, और ये लेप होता है पारे का। किसका होता है? पारे का। तो पारे की लेप चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? अमलगमेशन। क्या कहलाती है? जिसे विलीनीकरण भी कहते हैं। ध्यान रखना एक चीज, इसके लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना, वो तो जस्तीकरण कहलाती है, सेराडीकरण कहलाती है, गैल्वेनीकरण कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जस्ते के ऊपर पारे की परत चढ़ाना अमलगमेशन कहलाती या विलीनीकरण कहलाती। तो देखो ध्यान से, हाँ, ध्रुवाच्छादन यानी पोलराइजेशन, ध्यान से समझो। सेल में रासायनिक क्रियाओं के दौरान निकलने वाली हाइड्रोजन, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस एनोड के चारों ओर बुलबुलों के रूप में कहाँ निकलती है? बाहर निकलती है, जिससे सेल में से रुक रुक कर करंट का प्रवाह यानी EMF प्राप्त होता है। जिस दोष को बोलो अपन क्या कहेंगे? आप उसका निवारण करो। तो निवारण करने के लिए देखो, एनोड छड़ को सरंध्र पात्र यानी पोरस्पोट, पोरस्पोट किसे बोल रहे हैं? जो आवरण लगा रहे हैं ना छिद्रयुक्त कपड़ा, उसी को अपन क्या कहते हैं? सरंध्र पात्र कहते हैं, पोरस्पोट में रखकर विध्रुवक पदार्थ भरते हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा भर रहे हैं, तो यह पदार्थ प्रयोग करते हैं जिससे हाइड्रोजन गैस पानी में बदल जाती है, यानी रासायनिक क्रिया करके बदलती है, डायरेक्ट नहीं बदलती। दूसरा दोष है स्थानीय क्रिया दोष यानी लोकल एक्शन। ये क्या होता है? तो इसमें समझो, यहां पर सीधा कहते हैं जस्ते की छड़ में पाए जाने वाली अशुद्धि लोहा, तांबा, इलेक्ट्रोलाइट से क्रिया करके सेल की दक्षता क्या करती है? क्या करती है? कौन? तो अपन कह रहे हैं कि जैसे लोहा है, तांबा है, ये अशुद्धियां हैं, और ये क्रिया कर लेती है अंदर इलेक्ट्रोलाइट से, और सेल की दक्षता को क्या कर देती है? तो वो दोष क्या कहलाएगा? लोकल एक्शन। तो आप क्या करो, क्रिया मत करने दो। क्या करो भाई, बारात लेके जाते हैं तो कुछ समझदार भी होते हैं, तो कुछ उग्रवादी भी है, तो कुछ उग्रवादी हैं तो वो क्या हो गए? अशुद्धि, और वो कुछ छेड़ाछाड़ी कर देते हैं, तो पूरी बारात क्या हो जाती है? बदनाम। वो दोष क्या कहलाया? अब उनकी सुरक्षा करो, तो एक एक बड़ा बड़ा आदमी लगा देते हैं अपन कि इनका ध्यान रखना है, ये लौंडे लपटों का, है ना? हाँ, तो यहाँ पे तो अब आवरण चढ़ाओ यानी चारों ओर बॉर्डर बनाओ। तो बॉर्डर किसकी बनाएंगे? वहां तो बुजुर्ग लोग बैठ जाते हैं। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे? जस्ते की छड़ पर पारे का लेप चढ़ाया जाता है, जिससे केवल जस्ते को ही, सल्फेट को ही, यानी
जस्ते के संपर्क में केवल सल्फेट को संपर्क में आने देता, यानी दोनों का मिलान होना है, इसका और इसका। जो अशुद्धियां है ना उनसे कोई दोस्ती नहीं करनी, यानी जस्ते को ही सल्फेट के संपर्क में, के इसको उठा देना, सल्फेट के संपर्क में आने देता है। ठीक है, जस्ते पर पारे की परत चढ़ाने की क्रिया अम्लगमेशन या फिर विलीनीकरण कहलाती। समझ में आया? समझ में आया? इसमें क्या है, अपन सीधा कह रहे हैं कि साहब जस्ते की छड़ है, जस्ते के अंदर अशुद्धियां हैं, वो क्या है इलेक्ट्रोलाइट से क्रिया कर लेती है और सेल की दक्षता को कम कर देती है। निवारण क्या है कि इस छड़ के ऊपर क्या चढ़ा दो, परत। किसकी चढ़ा दो? पारे की। अब पारे की परत चढ़ाने से क्या होता है कि जो जस्ता है ना उस इलेक्ट्रोलाइट में से H2SO4 के साथ नहीं, ओनली फॉर SO4 के साथ में क्या करता है, क्रिया कर लेता है, और यहाँ पे फिर ये निवारण हो जाता है। आगे देखो, अब आता है हमारा सेकेंडरी। कौन सा सेल है? तो सेकेंडरी सेल नॉर्मल अपन ने कह दिया, ऐसा सेल जो बार बार चार्ज हो जाए, बार बार डिस हो जाए, उसे क्या कहेंगे? सेकेंडरी सेल। और सेकेंडरी सेल के अब प्रकार में पहला लेते हैं सीसा अम्ल सेल, लेड एसिड सेल, सीसा संचायक सेल। मेरे दोस्तों ये सेल बहुत बड़ा है, लेकिन वो चीज़ पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन आता है केवल। ठीक है, मैं अंडरलाइन करा दूंगा। यह सेल बार बार आवश्यक होता है, ये लाइन तो है ही। यह 4, 6, 12 सेलों से मिलकर बना होता है। इसका उपयोग इन्वर्टर, पावर प्लांट, मोटर वाहन, ऑटोमोबाइल आदि में किया जाता। इसका आकार क्या होगा? यह वजन में, कीमत, इसकी दक्षता और जीवन काल 2 से 5 वर्ष। नॉर्मल अपनी बैटरी, मोबाइल की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी है, आराम से चलती है, तो ये 2 से 5 वर्ष होता है। यह उच्च धारा और निम्न आंतरिक प्रतिरोध प्रदान, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये अंडरलाइन कर लेना इनके लिए। सीधा पूछेगा कि सेकेंडरी सेल है, उसमें भी लेड एसिड सेल है, और लेड एसिड जो सेल है उसका जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 5 वर्ष होता है। अब यहाँ पे सीसा संचायक जो सेल है ना, इन्वर्टर की बैटरी, उसके भाग देखते हैं। तो भैया सबसे पहले तो पात्र की बात करो, बाहर का आवरण। बाहर का क्या कहेंगे? पात्र, कंटेनर, आधान पात्र यानी वोल्टामीटर कहते हैं। यह कठोर रबर, एबोनाइट, सेलुलाइड, बिटुमन कंपाउंड का बना होता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऊपर का ढक्कन। तो ऊपर का ढक्कन कठोर रबर का बनाते हैं। नेक्स्ट है वेंट प्लग। बैटरी के ऊपर छोटे छोटे से वो ढक्कन से देखे होंगे, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? वेंट प्लग कहते हैं। अब आता है प्लेट संयोजक यानी कंटेनर। भाई बीच में प्लेट काफ़ी सारी लगाते हैं, तो इन प्लेटों को जोड़ने वाला होता है ना, उसे प्लेट संयोजक कहते हैं। और प्लेट को जोड़ करके एक सेल का निर्माण करते हैं। और अपन कहते हैं कि भैया इन्वर्टर की बैटरी बनानी है तो ऐसे बनाते हैं, यो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेल लगाएंगे। तो फिर सेलों को जोड़ते हैं ना, उसे सेल संयोजक कहते हैं। प्लेट को जोड़ने वाला तो प्लेट संयोजक, और सेलों को जोड़ने वाला सेल संयोजक, और दोनों ही शीशे के बने होते हैं। तो ये चीज हो गई। प्लेटों के टर्मिनल को संयोजित करने वाला भाग क्या कहलाता है? प्लेट संयोजक कहलाता है। और एक होता है सेल संयोजक। तो बैटरियों में सेलों को जोड़ने वाला सेल संयोजक कहलाता है। अब बैटरी में आप सीधा डाल दो इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत लेपन। यह गंधक व आसुत जल के 1:3 में मिलाकर तैयार करते हैं। शुरू में आते ही मैंने बता दिया था, है ना। इसका सामान्य अवस्था में तापमान कितना होगा? ये अंडरलाइन कर लेना भैया। सल्फ्यूरिक अम्ल व आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर का अनुपात कितना होगा? इसका आपेक्षिक घनत्व। इलेक्ट्रोलाइट, ये लाइन इंपोर्टेंट करना। इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय गंधक को आसुत जल में बूंद बूंद के रूप में मिलाते हैं, ये इंपोर्टेंट है बस, है ना। तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। फिर आता है आपका सेपरेटर यानी संयोजक। एक नेगेटिव प्लेट होती है, एक पॉजिटिव प्लेट। इन दोनों को टच करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों टच कर देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक अचालक परत लगाते हैं। तो वो आपकी रबर की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, लेकिन छिद्र युक्त होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, कहाँ गया ये, यह छिद्र युक्त लकड़ी व रबर से बनी होती
बस इतना सा ही याद रखना है, यानी सेपरेटर कह दो, विभाजक कह दो या पृथककारी। दो सेलों के बीच में, दो प्लेटों के बीच में, दो प्लेट है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट, उन दोनों के बीच में अपन एक अचालक प्लेट परत लगाते। इसका मुख्य कार्य धनात्मक व ऋणात्मक प्लेटों को शॉर्ट सर्किट से क्या है, बचाना। बॉटम रिब जहां पे प्लेटें टिकी होती है नीचे जिस पर, उसी को क्या कहते हैं, बॉटम। यह सेल की तली में प्लेटों के नीचे लगी होती, यह छिद्र युक्त लकड़ी के क्या होते हैं, बने होते हैं। यहां धनात्मक प्लेट की बात करते हैं तो इसकी संख्या ऋणात्मक प्लेटों से हमेशा एक कम होती, तो धन प्लेट बराबर ऋण प्लेट में से एक कम कर दो। ये वेरी वेरी मोस्ट है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि धनात्मक प्लेटों की संख्या कितनी होती है, तो साफ कह दो ऋणात्मक जितनी भी होगी ना उससे एक कम होती है। अब ये भूल जाओ भाई, धनात्मक प्लेट दो प्रकार की होती है, एक प्लांटे प्रकार और एक फारे प्रकार। सीधा नेगेटिव पे आ जाओ यहां पे। अब जो आपकी ऋणात्मक प्लेट है ना, यह आयताकार आकार में होती है और यह शुद्ध शीशे यानी स्पंजी लेड की यानी पीबी की बनी होती है, और इसमें प्लेटों की संख्या धनात्मक प्लेटों से एक, ये याद रखना। और किसकी बनी होती है, ये, बस ये याद रखना, ठीक है। ऋणात्मक प्लेट बराबर धन प्लेट, उसमें क्या कर दो, एक जोड़ दो, तो ये याद रखना है। हाँ ये चीज, इसका जीवन काल क्या होगा धन प्लेट की तुलना में, तो ऋणात्मक का ज्यादा होता है। ये दो लाइन अंडरलाइन कर देना भैया। अब देखो बैटरी होती है तो टर्मिनल भी होगा। अब उन टर्मिनल की पहचान देखो, यहां पे एक होता है धनात्मक टर्मिनल और एक होता है ऋणात्मक टर्मिनल। तो अब ध्यान से देखो, धनात्मक टर्मिनल का व्यास देखते हैं तो पतला, जबकि ऋणात्मक, और जो पतला होता है वो, जो मोटा होता है वो। अब यहां देखो चिन्ह, जो धनात्मक होगा उस पे तो क्या लिखा मिलेगा, और ऋणात्मक पे धनात्मक होगा ना वो हमेशा कौन से रंग का होगा, और ये यही टर्मिनल की पहचान है, इससे ज्यादा नहीं है पहचान। अब कार्य प्रणाली पे देखो, कार्य प्रणाली में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आती है। देखो भाई, चार्ज करो इसको। जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो धन प्लेट लेड पर, यानी धन प्लेट लेड पर ऑक्साइड की, लेड पर ऑक्साइड की चॉकलेटी भूरे रंग की, तथा ऋण प्लेट शुद्ध लोहे की यानी स्पंजी लेड है, ये लेडी नहीं, स्पंजी लेड है ये, लेड यानी शीशा ना, लेड है ये, मात्रा हटा देना। पीबी स्लेटी रंग की क्या हो जाती है, ऐसे याद रखो। बैटरी को क्या करना है, चार्ज। जब चार्ज करते हैं तो धन प्लेट तो आपकी चॉकलेटी भूरे रंग की हो जाती है, और ऋण प्लेट कौन से रंग की बन जाएगी, स्लेटी रंग की बन जाती। याद हो जाए तो देख लेना, नहीं कोई जरूरत नहीं है, वेरी मोस्ट है ये लाइन। जब बैटरी को चार्ज करते हो ना तो उसका वोल्टेज अधिकतम कितना हो जाता है बढ़कर, ये लाइन मोस्ट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। और अब देखो ये, इस दौरान विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में एकत्रित होती है। कब, जब चार्ज कर रहे हो। चार्ज कर रहे हो तो विद्युत दे रहे हो ना, तो विद्युत ऊर्जा किस में बदल रही है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इसका आपेक्षिक घनत्व 1.28 होता है। इस दौरान इलेक्ट्रोलाइट का रंग दूधिया हो जाता है। प्रतिरोध 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और इस दौरान धारा एनोड से प्रवेश करती है तथा कैथोड से बाहर निकलती है। मामला उल्टा चलता है चार्जिंग के समय। चार्जिंग के समय क्या होगा, धारा कैथोड से तो अंदर बाहर निकलेगी और एनोड से अंदर जाती है। तो 1 2 3 4 5 चार्जिंग अवस्था में 5 लाइन याद करनी है आपको। बस सीधा आ जाओ डिस्चार्जिंग पे। इसमें देखो डिस्चार्ज का मतलब होता है, जैसे बैटरी है भाई, आपने फोन चार्ज किया तो वो तो है आवेशन चार्जिंग, और आप यूज कर रहे हो वो है डिस्चार्ज। ठीक है, तो डिस्चार्ज के दौरान
धन व ऋण दोनों ही प्लेटें बोलो किसकी बन जाएगी? लेड सल्फेट यानी सफेद रंग की बन जाती है साहब दोनों ही प्लेट। कब? जब डिस्चार्ज करते हो ना तब। प्रति वोल्टेज घटकर कितना हो जाता है? 1 लाइन। दूसरा आपेक्षिक घनत्व घटकर कितना हो जाएगा? 1 पॉइंट। प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट, इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में अंदर क्या भरी है बैटरी में? बाहर निकलेगी। कब निकलेगी? जब लोड लगाओगे। लोड लगाओगे तो डिस होगा, तो इसका मतलब डिस्चार्जिंग में रासायनिक ऊर्जा किस में बदलेगी? इस दौरान विद्युत धारा एनोड से तो क्या होगी? बाहर। और अंदर किससे जाएगी? 1 2 3 4 5 लाइन इसमें है। ठीक है। अब आता है फॉर्मिंग क्रिया। ये छोटे छोटे शब्द है तो ऐसे दिमाग में फिट करना। देखो फॉर्मिंग क्रिया किसे कहते हैं? कि आपके पास कंपनी है, आपके पास सीधी क्या है? कंपनी है। बैटरियां बनाते हो आप, तो भैया बैटरियां बनाते हो तो जैसे आपने बाहर का आवरण ले लिया, प्लेटें फिट कर दी, सारा काम फिट कर दिया, अब डालना है उसमें आसुत जल, इलेक्ट्रोलाइट। तो नए सेल में पहली बार इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है तो उसे फॉर्मिंग क्रिया कहते हैं। तो नए सेल में पहली बार इलेक्ट्रोलाइट भरने की क्रिया क्या कहलाएगी? रिचार्जिंग। मोबाइल डिस हो गया, दोबारा चार्ज कर रहे हो, वही क्या है? रिचार्ज। किसी भी सेल को दोबारा चार्ज करने की क्रिया क्या कहलाएगी? पिकलिंग क्रिया। इलेक्ट्रोड होता है, खूंटियां, उसके ऊपर सफेद सफेद परत छट जाती है, फिर उस पपड़ी को हटाते हो तो हटाने की क्रिया क्या कहलाएगी? पिकलिंग क्रिया। सेल के टर्मिनल से ग्रीस या पपड़ी हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? एक होता है टॉपिंग अप। बैटरी होती है, बैटरी का लेवल ये रहता है और प्लेट ये रहती है, तो अपन कहते हैं प्लेट के ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है ना वो 10 से 15 mm रहना चाहिए। ये नहीं कि फुल भर दे, तो फुल मत भरा करो क्योंकि वो गर्म हो जाती है तो ये इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा सा ऊपर तक चढ़ जाता है। कई बार अपन फुल भर देते हैं तो बाहर वो गर्म होकर बाहर निकलता रहता है। तो ये है, तो प्लेट के ऊपर कितना रखना चाहिए आपको? 10 से 15 mm रखना चाहिए। किसको? इलेक्ट्रोलाइट को। तो लेड एसिड सेल में इलेक्ट्रोलाइट का स्थिर प्लेटों के ऊपर 10 से 15 mm ऊपर होता है, जिसे टॉपिंग अप क्रिया कहते। अब ये महत्वपूर्ण शब्द याद रख लो, ये आपकी बैटरी हो जाती है अपनी फिर दी एंड, और ये महत्वपूर्ण ही इंपॉर्टेंट है। देखो बैटरी में प्रति सेल ईएमएफ बोलो कितना? अधिकतम इतना मिलेगा। प्लेटों की संख्या हमेशा कैसी होगी? 11 है, 13 है, 17 है, 25 23 25। यानी कि अपन कहते हैं देखो एक प्लेट ज्यादा होगी ऋणात्मक की तो हमेशा विषम तो रहेगी। आवाज नहीं। लंबे समय तक बैटरी को प्रयोग में नहीं लेना हो तो प्लेटों को बाहर निकालो, पानी से धो और छाया में सुखा कर जाओ, कहीं भी जाना है तो फिर आओ वापस प्लेटों को अंदर डालो और चार्ज लगा दो। गलती से आपने ऐसे ही छोड़ गए काफी दिनों तक तो दोष हो जाएगा, और उसे दृढ़ गंधक तो दोष कहते हैं, अभी पढ़ेंगे। यह प्रत्येक सप्ताह में एक बार चार्ज व एक बार होनी चाहिए। चाहे वो काम में लो चाहे मत लो, लेकिन एक बार, एक सप्ताह में एक बार चार्ज और एक बार तो क्या होनी चाहिए? इसे खुले हवादार स्थानों में रखनी चाहिए। ऐसे नहीं अलमारी में फिट कर दी इन्वर्टर की बैटरी को और काम में ले रहे हो, थोड़ी सी हवा लगनी। इसे नमी से दूर रखो, कोई पानी वाले स्थान पे मत रखो क्योंकि टर्मिनलों पर क्या आ जाती है? कार्बन छा जाता है। इसमें समय समय पर आसुत जल यानी शुद्ध जल का क्या करना चाहिए? और मोटर वाहनों में लेड एसिड बैटरी है जो लगभग कितने वोल्टेज की होती है, और उसकी एम्पियर जो हावर क्षमता होती है ना 30 एम्पियर से 60 एम्पियर क्षमता में यूज लेते हैं। कहते हैं ना यार सेल पे स्टार्ट के लिए बैटरी चाहिए तो 12 वोल्टेज की यूज लेते हैं। डिपेंड करता है फिर उसकी एम्पियर आवर, तो 30 एम्पियर से 60 एम्पियर होती है। इसका अधिकतम तापमान कितना होगा? 45। इसकी देखरेख समय समय पर। लेड एसिड बैटरी की दक्षता, ठीक है। और यहां पे अपन कहते हैं लेड एसिड बैटरी की क्षमता 90 से 95 एम्पियर हावर तथा 80 से 85 वाट आवर होती है। भैया ये 8-7 पॉइंट थे, वेरी वेरी मोस्ट है, पूरे पढ़ने पड़ेंगे।
जो महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे थे ना वो केवल। इसमें चार्जिंग के दौरान धन प्लेट निकिल हाइड्रो ऑक्साइड तथा ऋण प्लेट शुद्ध लोहा की क्या होती है, बनी होती है। अब आती है निकिल कैडमियम। उपनाम क्या है, जंगर सेल। इस सेल यानी संरचना व कार्य प्रणाली निकिल आयरन सेल के समान होती है। इसमें शायद एक पन्ना गायब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन चीज करना था ना मैं अभी बता दूंगा। इसमें दोष है, इसमें क्या है, दोष है, 4 दोष। देखो मैं चारों दोष बता देता हूं। प्राथमिक द्वितीयक सेल है ना, द्वितीयक सेल में 4 दोष है। मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम चैनल है वहां पे ये पेज में डाल दूंगा आज ही, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। आदर्श टेक्निकल क्लासेज चैनल है टेलीग्राम पे, वो डाल दूंगा। तो एक बार आप वहां से प्रिंट आउट ले लेना, यानी डाउनलोड कर लेना। पहला होता है इसमें सल्फेशन दोष। सल्फेशन दोष क्या होता है, जब हमारा सेल होता है और प्लेटें होती है तो यहाँ पे अपन अशुद्ध जल की जगह अशुद्ध पानी डालते हैं। जो अपन पीते हैं नलों का पानी वही बार बार अपन डालते हैं। तो उससे क्या है कि अंदर जो अशुद्धियाँ होती है वो जड़ के नीचे इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होकर के इन प्लेटों को क्या कर देती है, शॉर्ट सर्किट कर देती है। तो उसे कहते हैं सल्फेशन दोष। अब निवारण क्या है, तो निवारण यही है सीधा क्या कि भाई एक बार तो इसको साफ कर दो और साफ करने के बाद में आप हमेशा क्या डालो, इसमें अशुद्ध जल यानी शुद्ध डिस्टिल वाटर ही डालना। दूसरा होता है इसमें आपका कौन सा, बकलिंग दोष। क्या, बकलिंग। अब ये बकलिंग दोष क्या होता है, तो अपन ये कहते हैं कि यहाँ पे प्लेट है और प्लेटों से अत्यधिक अगर धारा लेते हैं, क्षमता से अधिक धारा लेते हैं तो प्लेट गर्म होकर के मुड़ जाती है और मुड़ करके आपस में क्या हो जाती है, टच हो जाती है। उसे ही बकलिंग दोष। तो भाई क्षमता से अधिक धारा नहीं लेनी, तो कितनी लेनी चाहिए, तो अपन कहेंगे बैटरी की क्षमता देख लो टोटल कितनी है, उसका 1/10वां भाग आपको लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। जैसे 100 एम्पियर हावर क्षमता की कोई बैटरी है तो इसका 10वां भाग कितना होगा, 10 एम्पियर। तो आप अधिकतम 10 एम्पियर पर हावर ले सकते। नेक्स्ट होता है इसमें कौन सा, कोरोजन दोष। कौन सा होता है, कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है कि बैटरी होती है तो बैटरी के टर्मिनल होते हैं और इन टर्मिनल पर क्या होता है, नमी रहती है। तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके एक ऑक्सीडेशन परत बना लेता है अचालक। तो वहाँ पे इन पे क्या होती है, परत आ जाती है, तो आपको कंटिन्यूटी ईएमएफ नहीं मिल पाता है। तो इसे कहते हैं कोरोजन दोष। और कोरोजन दोष को भैया यहाँ से पहले तो गर्म पानी से भीगे कपड़े द्वारा इसको हटाया जाता है और फिर इसके ऊपर एक पदार्थ होता है पेट्रोलियम जेली यानी ग्रीस की जैसी, वो ग्रीस जैसा लगा देते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। एक होता है दृढ़ गंधकत्व। क्या होता है, दृढ़ गंधकत्व। वो क्या होता है, तो अपन कहते हैं कि जैसे बैटरी है और बैटरी में ये इलेक्ट्रोलाइट है ये, और आप इस बैटरी को छोड़ करके जॉब लग गई आपकी और खुशी में आप छोड़ कैसे कैसे भाग गए और 3 महीने बाद आते हो और जब बैटरी को चार्ज लगाते हो तो ये चार्ज नहीं होती। यही दोष क्या कहलाता है, दृढ़ गंधकत्व। अब हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो छड़ है ना, इस छड़ के चारों ओर यहाँ पे लेड सल्फेट की मोटी परत छा गई। यानी कि यहाँ धीरे धीरे भैया भरा तो था ही, क्रिया करी नहीं, तो इसके ऊपर मोटी परत बन गई यहाँ, और मोटी परत बन जाती है तो इस कारण से हमारी बैटरी चार्ज। अब निवारण क्या है, निवारण यह है काफ़ी लंबे समय से बीमार थी तो धीरे धीरे इसको डोज देनी पड़ेगी। यानी कि जो भी करंट अपन देते हैं तो इसको बहुत निम्न करंट, लगभग 2 से 3% करंट देंगे। तो इसको धीरे धीरे करंट दिया जाता है, फिर 1-1% धीरे धीरे ये परत हट जाती है और फिर ये दूर हो जाता है, फिर बैटरी चार्ज हो जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो दृढ़ गंधकत्व है, दृढ़ गंधकत्व दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो भैया निम्न करंट दे रहे हैं तो वो एक चार्जर होता है जिसे कहते हैं ट्रिकल चार्जर। कौन सा चार्जर, ट्रिकल चार्जर कहते हैं, उसे टपकन चार्जर भी कहते हैं और उसे विद्युत चार्जर भी कहते
तो ये हमारे 4 दोष होते हैं। सल्फेशन बता तो दिया कौन सा? एक होता है अपना सल्फेशन दोष, हाँ तो सही तो है। सल्फ एक कौन सा था वो दिमाग से निकल गया, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, हाँ सेडिमेंटेशन में अशुद्ध पानी डालते हैं तो गंदगियां नीचे आ जाती है, अशुद्धि, और वो शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो वो कहलाता है आपका सेडिमेंटेशन, यानी कि बहुत कम शॉर्ट सर्किट, लघु शॉर्ट सर्किट दोष कहते हैं उसको, आंशिक लघु पतन दोष। और सल्फेशन दोष को ही दृढ़ गंधकत्व कहते हैं। तो ये दृढ़ गंधकत्व है जो चारों ओर ये जम जाती है इलेक्ट्रोलाइट। नहीं, वो थोड़ा सा दिमाग में आ गया, उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं, आंशिक लघु पतन दोष। पहला वापस सुनो, पहला पढ़ाया मैंने कि जो अशुद्धियां है वो अशुद्ध पानी की जगह अपन क्या डाल रहे हैं, ओ सॉरी शुद्ध की जगह अशुद्ध पानी डाल रहे हैं जो अपन पीते हैं, तो वो क्या है, कौन सा पानी है, अशुद्ध। उससे आपकी गंदगी यानी जो अंदर जो अशुद्धियां हैं वो जड़कर नीचे हो रही है, तो वहां पे वो दोष कहलाता है आपका कौन सा, सेडिमेंटेशन दोष कहलाता है, आंशिक लघु पतन। निवारण क्या है, केवल शुद्ध पानी डालना। दूसरा बताया मैंने बकलिंग, कौन सा बताया, बकलिंग दोष बताया। और जो बकलिंग दोष है वो क्षमता से अधिक धारा देना या धारा लेना, उससे प्लेटें गर्म हो जाती है और गर्म होकर के मुड़ जाती है और आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो उसे लघु पतन दोष या फिर बकलिंग दोष के नाम से जाना जाता है। तीसरा मैंने पढ़ाया आपको कौन सा, सल्फेशन यानी दृढ़ गंधकत्व। तो ये कौन सा होता है, तो ये कहते हैं कि सेल या बैटरी को लंबे समय तक अगर प्रयोग नहीं करते हैं तो प्लेट के चारों ओर मजबूत परत बन जाती है और सेल चार्ज नहीं होता है। इसके लिए अपन ट्रिकल चार्जर विधि का प्रयोग करते हैं। वो क्या कार्य करती है, वो जो भी क्षमता होती है सेल की उसका लगभग 2 से 3% धीरे धीरे उसको करंट दिया जाता है और वो सेल धीरे धीरे चार्ज होता है। तो ये दोष दूर करने के लिए काफ़ी समय लग जाता है, 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह तक समय लग जाता है इस दोष को दूर करने में। तो ये होता है कौन सा, सल्फेशन यानी दृढ़ गंधकत्व। और एक होता है आपका कोरोजन दोष। तो कोरोजन दोष क्या है, तो टर्मिनल है, वो नमी होती है, नमी से ऑक्सीजन की क्रिया करती है, ऑक्सीडेशन परत बन जाती है, तो वहां से सफेद सी जो परत होती है उसको आप क्या करो, छुड़ा दीजिए, ये निवारण हो गया। और उसके ऊपर क्या लगा दो, पेट्रोलियम जेली लगा देते। 4 नाम याद रखना, सीधा क्वेश्चन ये पूछेगा निम्न में से दोष है या नहीं है। पहला है सेडिमेंटेशन यानी आंशिक लघुपतन, दूसरा आप याद रखो बकलिंग, तीसरा याद रखो कोरोजन और तीसरा याद रखो सल्फेशन। तलछट यही है जो नीचे अशुद्धि आ जाती है ना, वो सेडिमेंटेशन, इसको तलछट कहते हैं। और जो आपका ये है कौन सा, बकलिंग दोष, इसको व्याकुचन दोष भी कहते हैं, है ना। आगे देखो, अब एक सेल है निकिल कैडमियम और एक होता है निकिल आयरन। तो निकिल आयरन और निकिल कैडमियम दोनों ही एक दूसरे से लगभग समानता रखते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, केवल ये याद रखना है लिथियम आयन सेल। ये देखो लिथियम आयन सेल, कौन सा, लिथियम आयन सेल। एक तो है लिथियम सेल, वो तो है प्राइमरी, और लिथियम आयन सेल आ जाए तो वो है सेकेंडरी सेल। बोलो इसमें धन प्लेट किसकी बनेगी, ऋण प्लेट या तो निकल की बनेगी, या फिर इसमें ईएमएफ कितना होगा, 3.6 से 4 वोल्ट होता है। और इलेक्ट्रोलाइट सल्फर डाई उपयोग देखो, मोबाइल है, लैपटॉप है, आपका टैबलेट होता है, उन सभी के अंदर किसका प्रयोग करेंगे, लिथियम आयन सेल। तो ये इंपॉर्टेंट है। जीवन काल 2 से 3 वर्ष और कार्य तो ये तो कोई ज़्यादा वो नहीं है, -50 डिग्री सेंटीग्रेड से +75 तक होता है ना। और ये फोटोवोल्टाइक सेल, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें फोटोवोल्टाइक में एक चीज़ याद रखना भाई कि फोटोवोल्टाइक जो सेल होता है
वो प्रत्येक फोटोवोल्टाइक सेल कितना ईएमएफ देता है, तो ओनली फॉर 0.5 वोल्ट। कितना लिख रखा होगा कहीं ना कहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये फोटोवोल्टाइक सेल है, इसका जो वोल्टेज होता है ना वो कितना होता है 0.5 वोल्ट। नहीं है तो टपका देना। फ्लोटिंग सेल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सेलों के संयोजन देख लीजिए भाई। सेलों के संयोजन में 2 चीज़ें याद रखनी है, बस ज़्यादा याद नहीं रखनी। क्या याद रखनी है, देखो अगर आप इस तरह श्रेणी क्रम में जोड़ते हो ना, श्रेणी क्रम में अगर सेलों को जोड़ते हो तो आपको वोल्टेज में वृद्धि मिलेगी। किसमें मिलेगी, और धारा का मान बिल्कुल एक समान रहेगा। क्लियर। तो आपसे पूछ ले कि वोल्टेज क्षमता बढ़ानी है, किस क्रम में जोड़े, तो आप सीधा याद रखो किसमें, गलती से एक सेल उल्टा जुड़ गया ना तो एक पड़ोसी को लेके और मरता है। तो इसमें याद रख लेना, सेलों की वोल्टेज क्षमता बढ़ाने के लिए इन्हें किस क्रम में जोड़ेंगे, बस ये लाइन मोस्ट याद रखना। दूसरा, श्रेणी क्रम में एम्पियर आवर क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं। यदि श्रेणी क्रम में सेलों को जोड़ते समय एक सेल विपरीत क्रम में जोड़ दिया जाता है तो वह स्वयं के साथ एक अन्य सेल का ईएमएफ, और ये याद नहीं रखना है ना, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखना। अभी यहाँ पे सीधा याद रखना है आपको, समांतर आ गया। अब समांतर में हमेशा वोल्टेज क्या रहता है, समान रहता है। तो समांतर में अगर कोई सेल जोड़ रहे हो तो वोल्टेज हमेशा क्या मिलेगा, समान मिलेगा, और जो एक सेल का है ना उतना ही मिलेगा। तो यहाँ पे धारा क्षमता बढ़ती है। इस संयोजन का उपयोग धारा क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, केवल यही लाइन मोस्ट है, ठीक है। और गलती से एक सेल इसमें उल्टा जोड़ दिया तो ये एक के साथ साथ सबको लेके डूबता है। क्यों, विपरीत करते ही इसमें अति तापन हो जाता है और तापमान के कारण ये सारे खराब हो जाते हैं। बाकी ये सारी चीज़ मैंने डाल रखी है, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, तो अपन को मेन चीज़ें याद रखनी है। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ेगा, और समांतर में जोड़ते हैं तो धारा क्षमता बढ़ती है। आगे देखो, मिश्रित अभी नहीं पढ़ना है ना, यहाँ से भी ये नहीं पढ़ना है। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध देख लो, सेल के अंदर से प्रवाहित धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा ही क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रतिरोध कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बैटरी क्षमता यानी रेटिंग, तो पहले तो क्या होता है, क्षमता बराबर धारा इंटू समय, है ना, जो हमेशा किस में लेते हैं, एम्पियर इंटू हावर। तो एम्पियर हावर के अंदर हमेशा लेते हैं। तो इसके अलावा वाट आवर में भी होता है, लेकिन पहली प्राथमिकता किसको में देनी है। तो सीधा पूछेगा कि सेल या जो बैटरी होती है उसकी क्षमता किस में लेती है, तो याद रखो एम्पियर हावर। भाई इसमें भी होता है, लेकिन अपन को ये करना है एम्पियर हावर, अंडरलाइन कर लेना उस पर, है ना। हल्का सा पूछ ले, मोटरसाइकिल होती है, किसान टॉर्च होती है, उसमें क्षमता होती है 5 से 10, वाहनों के अंदर 30 से 60, और इन्वर्टर की होती है जो 100 से 200 एम्पियर हावर में होती है। तो दक्षता देखो, तो दक्षता में अपन कहेंगे आउटपुट बटा इनपुट। तो आउटपुट है तो आउटपुट में तो डिस्चार्ज हो रहा है ना, और इनपुट में चार्जिंग हो रहा है। तो डिस्चार्ज एम्पियर हावर बटा चार्जिंग एम्पियर हावर का अनुपात बोलो क्या कहलाएगा, दक्षता कहलाती है। बस ये याद रखना है। अब बैटरी चार्जिंग है तो बैटरी को चार्ज करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, चार्जर का। और बैटरी चार्जर क्या करता है, डीसी की आवश्यकता होती है, यानी बैटरी को चार्ज करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, और वहाँ एसी को किस में बदलेंगे, भाई हमारे घर में तो एसी है ना, और बैटरी को चार्ज करना है। मोबाइल बैटरी होती है तो वो किससे चार्ज होती है, डीसी से, लेकिन घर में तो क्या है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एससीआर या फिर आप टंगर डायोड। अब ये आपके मोबाइल चार्जर होता है, उसमें ऑलरेडी अंदर लगा हुआ है, कभी कोई खराब हो तो तोड़ के चेक करना। तो पहले तो लगा होता है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर के बाद में एससीआर यानी टंगर डायोड होता है जो एसी को किस में बदलेगा, चार्जिंग करते समय चार्जर की प्लस लीड हमेशा बैटरी के प्लस से ही होनी चाहिए। भाई बैटरी है ये प्लस, ये प्लस है, ये माइनस, और ये चार्जर है, इसकी भी 2 लीड है, तो प्लस वाली ये माइनस ये, तो प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़ना है। चार्जिंग की विधियाँ, भाई चार्जिंग की अगर विधियाँ होती है
तो यहाँ पे दो टाइप होते हैं सामान्यतः। तो एक तो होता है स्थिर धारा, यानी शुरू से एंड तक स्थिर धारा। तो स्थिर धारा तो किस में मिलेगी? श्रेणी क्रम में। तो अनेक बैटरी को श्रेणी क्रम में रखकर चार्ज करते हैं तो वह स्थिर धारा आवेशन विधि कहलाती है। एक कह रहा है स्थिर वोल्टेज। स्थिर वोल्टेज कब रहेगा? समांतर में। तो अनेक बैटरियों को समांतर में रखकर चार्ज करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? ये। अब इसमें शुरू से एंड तक वोल्टेज का मान समान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि शुरू में धारा का मान क्या होता है? ज़्यादा, और फिर जैसे बैटरी आधी चार्ज हो गई फिर धारा का मान क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। एक होती है ट्रिकल चार्जर। तो मैंने अभी बताया, देखो ट्रिकल चार्जर टपकन विद्युत चार्जिंग। इसका उपयोग सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए अति निम्न धारा यानी 1 से 3% आवेशन किया जाता। इसमें बैटरी को चार्ज करने में अधिक समय लगता है। और इसमें कौन सा रेक्टिफायर होगा? ये इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट है। तीनों चारों लाइन याद कर लेना इसकी। अब होता है बूस्टर चार्जर। तो आजकल जो एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं उसमें जो चार्जर यूज कर रहे हो, आपके मोबाइल को बहुत कम समय में चार्ज कर देता है, तो वही कौन सा चार्जर कहलाएगा? बूस्टर चार्जर कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, कम समय में अधिक धारा देता है। कम समय में नहीं लिखा क्या? ये रहा, अधिक। कम समय में बैटरी को अधिक यानी अधिक धारा देकर चार्ज करता है, यानी कम समय में अधिक करंट देकर चार्ज करता है। अब देखो बैटरी आपकी चार्ज हुई कि नहीं हुई, तो कैसे चेक करेंगे? पहली विधि है हाइड्रोजन। तो भाई हाइड्रोजन से एक हाइड्रोमीटर होता है। तो इससे अपन पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। तो देखो जब फुल चार्ज हो जाएगी ना तो मान कितना होगा? 1.250 से 1.280 होता है। ठीक है, अगर ये केजी में मान दे रखा है तो ये ग्राम में होगा, तो अपन 1250 से 1280, और अर्ध के अंदर क्या हो जाएगा? 1200 से 1200, और ये होता है आपका डिस्चार्ज में 1180 से 1200। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे कोक होती है, मूंगे से होते हैं, लाल पीले हरे, तो उनको देखकर भी अपन पता लगाते हैं कि पूर्ण चार्जिंग में हरा लेवल आता है, अर्ध चार्जर में पीला आता है, और डिस्चार्जिंग में लाल खतरे का निशान है। तो नॉर्मल कहते हैं यार लाल बत्ती हो गई, डिस हो गई बैटरी। दूसरा अपन कहते हैं, देखो यहाँ वोल्टेज के आधार पे, तो यहाँ पे उच्च दर निरावय सेल टेस्टर। तो उसमें क्या होता है, एक इस प्रकार का यंत्र होता है। तो सेल के प्रत्येक सेल होता है, सेल के 2 टर्मिनल। अब इसकी दोनों टांगों को इन दोनों खूंटियों पे रखा जाता है। तो ये हमारा वोल्ट मीटर होता है, और ये वोल्ट मीटर एक सेल का क्या बता देता है हमको? EMF बता देता है। तो भाई जब पूर्ण चार्ज है तो बोलो कितना मिलेगा? 2.15 वोल्ट से 2.20, और जब अर्ध चार्ज है तो 2 से 2.15, और जब वो डिस है तो 1.18 से 2 वोल्टेज मिलेगा। ध्यान रखना, अपन कहते हैं यार मोबाइल डिस हो गया, अब काम ही नहीं कर रहा। तो भाई डिस होता है जब तो इतना वोल्टेज है, और जब वो स्विच ऑफ हो जाता है ना, उसका मतलब है कि 1.18 वोल्टेज से नीचे जाना। यानी यह प्रति सेल EMF मापता है, यानी एक सेल का मापेगा, पूरी बैटरी का नहीं मापेगा। एक होता है गैस डिस्चार्ज। कौन सा? गैस डिस्चार्ज। ये याद नहीं करना है। देखो तीव्र गति से कोई गैस निकल रही है तो वो पूर्ण चार्ज है, मध्यम गति से कोई बुलबुले निकल रहे हैं तो आधी है, और भैया बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं तो डिस है। फिर एक होता है UPS, इन्वर्टर होता है। तो इन्वर्टर का छोटा बच्चा UPS कहलाता है, जो कंप्यूटर के लिए लगाया जाता। भाई कई बार लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर चलता है, बाकी सब उपकरण क्या हो जाते हैं? बंद। तो एक छोटा सा होता है। तो देखो UPS की फुल फॉर्म याद रखना भैया, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अबाधित शक्ति आपूर्ति। यानी कंप्यूटर सिस्टम को मेन सप्लाई ऑफ करने पर कुछ समय के लिए विद्युत आपूर्ति करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? और इसकी रेटिंग किस में होती है? वोल्ट। यह कंप्यूटर को 15 मिनट से 1.5 घंटे तक सप्लाई प्रदान। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है
ऑफलाइन और एक होता है ऑनलाइन, है ना। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये चैप्टर होता है आपका दी एंड। क्या चीज़? हाँ, तो दो प्रकार के